अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी प्रकार की समीक्षा सार्थक होगी। गिद्ध किसको कह रही है? वो संजय यादव को, संजय यादव और रमीज को कह रही है। तो इतना तीखा तेवर है, इतना तीखा हमला है, तो तेजस्वी के लिए तो अपने घर परिवार को ही कंट्रोल में लेना सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद न नीतीश सरकार से लड़ेंगे जो बहुमत के साथ आई है, प्रचंड बहुमत के साथ। तो अभी फिलहाल दोनों चैलेंज ही है उनके लिए। बिल्कुल चैलेंज बहुत बड़ी है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी अगर ईमानदारी से, नए तरीके से फिर से मेहनत करते हैं, उनके पास तो इस चुनौती में अवसर भी उनके लिए छुपा हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। फ्रंट सीट से बैक सीट पर संजय यादव, फैमिली मैनेज कर नीतीश कुमार को घेरने की तेजस्वी की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। आने वाले बजट सत्र को देखते हुए शुक्रवार को राजद की अहम बैठक हुई थी और इसमें पार्टी की रणनीति पर चर्चा भी हुई। तय किया गया कि आने वाले दिनों में किस तरह सरकार पर वार किया जाएगा और बैठक में तेजस्वी का बदला हुआ रुख भी देखने को मिला। उन्होंने संकेत में बता दिया कि अब संजय यादव से दूरी और पार्टी और परिवार को साथ करने में जुट गए हैं। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर। सर, तेजस्वी की क्या रणनीति है और वह किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं फिलहाल? देखिए, अभी तो यूरोप की यात्रा से लौटे हैं और लौटने के बाद एक्शन में हैं। कल उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं की बैठक की है और आपको पता ही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की करारी हार हुई थी। पार्टी मात्र 25 सीटों पर सिमट गई थी, जो 75 सीटों विधायकों वाली पार्टी थी। इसके लिए तेजस्वी यादव और उनके बेहद करीबी संजय यादव को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। तेज प्रताप लंबे समय से संजय को जयचंद कह रहे हैं और रिजल्ट आने के बाद रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपने ही घर में बेइज्जत होना पड़ा। रोहिणी आचार्य को उन पर चप्पल चलाया गया और इससे आरजेडी और लालू परिवार की इमेज को भी बट्टा लगा है। तो इन घटनाओं से सीख लेते हुए लगता है कि तेजस्वी यादव ने अब सार्वजनिक मंच पर संजय यादव से दूरी और परिवार और पार्टी को करीब लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस रणनीति पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि विरोधी तो छोड़िए, अपनों की ओर से भी हो रही आलोचना से बचा जा सके। क्योंकि अब तो रोहिणी आचार्य ही मोर्चा खुले हुए हैं, संजय यादव पर, तेजस्वी पर लगातार हमलावर हैं। तो आज इस बैठक में तेजस्वी यादव ने ये संकेत दिया कि नहीं भाई, हमारे लिए परिवार भी महत्वपूर्ण है और संजय यादव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संजय यादव थे बैठक में, लेकिन उन्हें पीछे बैठाया गया, दूर बैठाया गया तेजस्वी से। तेजस्वी ने दूर बैठाया अपने से और अपने एक तरफ बहन मीसा को बैठाया तो दूसरी तरफ पार्टी के सांसद कुशवाहा को बैठाया। सर, मतलब कुछ इसी तरीके से आपको ऐसा लगा कि मे बी तेजस्वी यादव परिवार को आगे कर रहे हैं और संजय यादव को दूर कर रहे हैं? देखिए, संजय यादव से तेजस्वी का जो रिश्ता है बहुत गहरा है और मुझे नहीं लगता है कि संजय यादव को दूर कर पाएंगे तेजस्वी। हाँ, लेकिन अभी भाई घर में पार्टी में बगावत है, बवाल हो रहा है संजय यादव के नाम पर, तो उनको दाएं बाएं बैठाने की जगह उनको थोड़ा दूर बैठाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी के सरकारी आवास पर शुक्रवार को पार्टी की बैठक हुई थी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हुए थे। तेजस्वी के सबसे नज़दीकी बड़ी बहन पाटलिपुत्र से सांसद हैं मीसा भारती, वो बैठी। दूसरी तरफ लोकसभा में आरजेडी के संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा बैठे। राज्यसभा सांसद संजय यादव सबसे दूर बैठे नजर आए। तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी अब संजय यादव को थोड़ा दूर बैठा रहे हैं ताकि उनसे जो नाराज लोग हैं पार्टी के और परिवार के, वो चिढ़े नहीं। विधानसभा सत्र के पहले वो परिवार और पार्टी को ठीक करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। सर, तो तेजस्वी यादव अब उनकी जो रणनीति है वो क्या है? तेजस्वी की रणनीति जमीनी स्तर के मुद्दों पर सरकार को घेरने की है। जैसा कि इस बैठक में शामिल लोगों ने बताया, सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर करने की है। इसके लिए उन्होंने पार्टी के विधायकों और विधानसभा चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों की लिस्ट बनाकर देने का टास्क दिया है। तेजस्वी इनका इस्तेमाल सदन से लेकर सड़क तक करेंगे सरकार को घेरने के लिए। वह बजट सत्र में सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों की खराब स्थिति, उप स्वास्थ्य केंद्रों की जर्जर हालत, सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट जैसे जनता से जुड़े मुद्दे उठाने वाले हैं। अपराध को भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे।
तो सर ऐसे में तेजस्वी नीतीश सरकार से हर चुनावी वादों पर हिसाब भी मांग सकते हैं। बिल्कुल, जीविका दीदियों को कारोबार देने के लिए जो 2-2 लाख रुपए देने का वादा नीतीश सरकार ने किया था, अब वो तेजस्वी पूछेंगे सरकार से कि कितनी महिलाओं को 2 लाख रुपया मिले हैं, क्योंकि अभी तो पहली किस्त में 10,000 रुपये मिले हैं। इसके साथ ही 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा है, उसको लेकर सवाल करेंगे कि भाई आप तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं और बिहार में 1 दर्जन से ज़्यादा इथेनॉल फैक्ट्रियाँ बंद हो गई आपकी नीति के कारण। हर जिले में कारखाने स्थापित करने का वादा था, लेकिन यहाँ तो जो कारखाने चल रहे थे जिसमें हज़ारों लोगों को नौकरी मिली थी, वो ही बंद हो रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी जनता के बीच यह भी कहेंगे कि चुनाव ने उनकी पार्टी छल कपट के चलते हारी है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, जनता की हार हुई है, ये उनकी हार नहीं है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने जैसे मुद्दे हैं, विशेष पैकेज की मांग है, केंद्रीय योजनाओं में बिहार की हिस्सेदारी को लेकर तेजस्वी यादव संसद से लेकर सदन तक सरकार को, नीतीश सरकार, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। सरकार संसद में 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसा बिल लाती है तो उसका विरोध किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए भी रणनीति तेजस्वी ने बनाई है। तो संसद से लेकर सदन, बिहार के विधानसभा सदन में भी तेजस्वी का नया रूप दिखेगा। सर तो क्या तेजस्वी यादव इस बार चुनाव में पार्टी के अंदर रहकर भी खिलाफ काम करने वाले भीतर घातियों को लेकर कोई कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल, चुनाव में पार्टी में रहकर खिलाफ काम करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। करीब ऐसे 400 नेताओं की लिस्ट पहले बन चुकी है और अभी पार्टी स्तर पर जांच की जा रही है कि उन पर लगाए गए आरोप कितने सही हैं। तो अगर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले 400 नेता हैं लिस्ट के अनुसार, मतलब बहुत बड़े स्तर पर पार्टी के लोगों ने आरजेडी को हराने का काम किया है, महागठबंधन को हराने का काम किया है, लिस्ट ही बता रही है। लिस्ट छोटी करने की कोशिश की जाएगी कि भाई नहीं, कितने आरोप सही हैं, कितने गलत हैं। जिन नेताओं के खिलाफ पार्टी विरोधी काम के सबूत मिलेंगे, तेजस्वी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। सर तो ऐसे में लेकिन सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी, खुद कई समस्याओं से अभी फिलहाल तो घिरे हुए हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत 41 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हो गया है और मामला है नौकरी के बदले ज़मीन लेने का। IRCTC मामले में 14 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लालू और तेजस्वी के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक नहीं लगाएंगे। तेजस्वी और लालू प्रसाद ने इस मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती भी दी थी। कोर्ट में चल रहे इन मामलों के चलते तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जेल जाने का खतरा है, लालू जी के भी, राबड़ी जी के भी और तेजस्वी के भी। तो चुनौतियाँ तो बहुत बड़ी है। विधानसभा चुनाव के पहले अनुष्का से जुड़ा मामला सामने आने के बाद तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद ने पार्टी से और परिवार से 6 साल के लिए निकाल दिया था। इसके बाद तेज प्रताप ने बागी रुख अपनाया और अपनी पार्टी खड़ी कर ली है। तो हाँ बिल्कुल, जनशक्ति जनता दल, और लालू जी ने उनके चूड़ा दही के भोज में जाकर उनको और ताकत दे दी है। विधानसभा चुनाव लड़े तेज प्रताप और लगातार हमलावर रहे। 14 जनवरी को तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में तेजस्वी नहीं गए, लालू यादव गए, मतलब और एक उल्टा मैसेज गया। तेज प्रताप लगातार अपना रुतबा बढ़ा रहे हैं, वो भविष्य को देखकर रणनीति बना रहे हैं। उनके चूड़ा दही के भोज में राज्यपाल समेत बीजेपी के डिप्टी CM और कई बड़े नेता गए, लालू जी भी गए। तो तेज प्रताप ने यह साबित कर दिया है कि उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तेज प्रताप के तेवर बता रहे हैं कि तेजस्वी के साथ पॉलिटिकल लड़ाई दमदार तरीके से वो लड़ने की तैयारी है। तो अपनी पार्टी को भविष्य में मजबूत करने में तेज प्रताप सफल हुए तो नुकसान किसको होगा? बिल्कुल। तो चुनौतियां तो बहुत हैं। चुनाव हारने के बाद लालू परिवार में टूट सामने आई है, आप देख ही रही हैं। लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने हार की जिम्मेवारी को लेकर तेजस्वी यादव, उनके करीबी संजय यादव पर कितना तीखा हमला किया है। रोहिणी ने कहा है कि उन्हें राबड़ी देवी आवास में गंदी गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल चलाई गई, ताना दिया गया कि पिता को गंदी किडनी दे दी, बदले में करोड़ों रुपए और चुनावी टिकट ले लिया। तो रोहिणी आचार्य तो लगातार सवाल उठा रही है तेजस्वी और उनके करीबी लोगों पर। और अभी बैठक पर भी, जो तेजस्वी बैठक कर समीक्षा बैठक, उसको भी लेकर हमलावर रही और उन्होंने तंज किया, कहा कि समीक्षा का दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है,
समीक्षा से ज़्यादा जरूरी है खुद का आत्ममंथन और जिम्मेवारी लेना। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी प्रकार की समीक्षा सार्थक होगी। गिद्ध किसको कह रही है? वो संजय यादव को। संजय यादव और रमीज को कह रही है। तो इतना तीखा तेवर है, इतना तीखा हमला है, तो तेजस्वी के लिए तो अपने घर परिवार को ही कंट्रोल में लेना सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद न नीतीश सरकार से लड़ेंगे जो बहुमत के साथ आई है, प्रचंड बहुमत के साथ। तो अभी फिलहाल दोनों चैलेंज ही उनके लिए। बिल्कुल चैलेंज बहुत बड़ी है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी अगर ईमानदारी से नए तरीके से फिर से मेहनत करते हैं, उनके पास तो इस चुनौती में अवसर भी उनके लिए छुपा हुआ है। 5 साल अगर संघर्ष करते हैं तो फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। है भाई, 22 विधायकों वाली पार्टी तो आरजेडी पहले भी बन चुकी है, लेकिन फिर बाउंस बैक किया और 75 विधायकों वाली पार्टी भी बनी आरजेडी, फिर 25 की बन गई है, 25 विधायकों वाली पार्टी। तो तेजस्वी को बाउंस बैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाउंस बैक 2 बार आरजेडी ने किया उसका श्रेय तेजस्वी को, आरजेडी को नहीं जाता है। एक बार नीतीश कुमार ने उनको जान दे दी, नीतीश कुमार के साथ आने के कारण जीते। दूसरी बार चिराग पासवान के एनडीए के खिलाफ और जेडीयू के सब सीटों पर उम्मीदवार देने के कारण जीते। तो वो जीत को अपनी जीत समझ लेना उनकी भूल थी। उनकी वाकई अभी आज की तारीख में वही ताकत है ना जो अभी दिखाई दे रही है, 25 विधायक। तो इसको 25 से 75 और 100 तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस चुनौती में भी अवसर छिपा हुआ है, लेकिन इस अवसर को चुनौती बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फांकेबाजी से नहीं चलेगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इन 5 सालों में कैसे इस चुनौती को अवसर में बदल पाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।